चलिए जी दोस्तों, अब लेक्चर नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में मेज़रमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि परचेज़ में क्या चीज़ें होती है। ठीक है। हमने परचेज़ में चीज़ें देख ली थी। हमने देख ली थी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं बेसिकली। अब हम स्टार्ट करने जा रहे थे एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है ना। एक्सचेंज वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि परचेज वाले पॉइंट की कंपैरिजन में इक्वल टाइमिंग इसमें भी लगेगी। परचेज में ऐसा ऐसा है कि कंसेप्ट छोटा है, क्वेश्चन बड़े थे, क्योंकि जर्नल एंट्री उसमें वगैरह चीज़ें थोड़ी सी बड़ी रहती थी तो टाइमिंग ज़्यादा लगा। एक्सचेंज में ऐसा है कि कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन छोटे मोटे हैं। ठीक है। तो ठीक है, आपने सारी चीज़ें पढ़नी है तो टाइमिंग से रिलेटेड तो कोई मतलब सोचना बनता नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि परचेज से रिलेटेड क्या चीज़ें थी। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड तो चलो ठीक है कि इंड एस 23 आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके पास में अंडरस्टैंडिंग होगी, तब तक तो इस पर बेसिकली क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे ऐसे मॉड्यूल में, वरना आपके पास में इंड एस 23 में तो क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्या कहना चाहती थी। ठीक है, ओके। परचेज से रिलेटेड हमने डिस्कशन डीपली किया था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। अब इससे रिलेटेड आईसीएम मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार के लिए वो देख लेते हैं। उसमें वैसे कुछ है नहीं, होमवर्क में देने लायक था, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप देखते रहिएगा। ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई थिंक 1 ही है। एक बार के लिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपके पास में। देख लीजिए एक बार के लिए क्या है सर यहाँ पे आपके पास में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। मैंने कहा यहाँ पे एबीसी लिमिटेड करके कोई कंपनी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है। ठीक है, और ये परचेज करने के लिए इन्होंने कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर करी है, कॉस्ट। ठीक है, और इस कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है। कुछ 7 खर्चे आपको दे रखे हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब ये 7 खर्चों का क्या करना है आपको नीचे यहाँ पे पूछा गया है। कहता है कि एडवाइस करिए एबीसी लिमिटेड को कि भाई कॉस्ट कैपिटलाइज में जब आप कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से खर्चे ऐड करेंगे, कौन कौन से खर्चे को इग्नोर करेंगे, ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इज़ कि ये कैपिटलाइजेशन कैसे करना है, किसके हिसाब से, तो आपको स्पेसिफिकली बताया कि इंडेक्स 16 में जो रूल है उसके हिसाब से बताइएगा, उसके हिसाब से आपको बताना है। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल सिंपल है। तो कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ प्लांट आपको दे रखा है, मतलब ओबियसली आपके पास में अगर आपने न्यू प्लांट इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल मतलब परचेज़ किया है, तो परचेज़ प्राइस तो आपको लेनी ही लेनी है, आपको पता ही है सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक ही चीज़ को 10-15 बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको 7-8 बार तो रिपीट करवाता ही वो चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। तो कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ प्लांट ऐड करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। परचेज प्राइस ऑलवेज ऐड होती है आपके पास में। ठीक है, तो ये तो आपके पास में कैपिटलाइज होगी ही होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है, कहता है कि ये जो 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपीज़, ये है आपके पास में कॉस्ट प्लस टैक्सेस। और टैक्सेस से रिलेटेड मैंने एक चीज़ मार्क करवाई थी। क्या मैंने कहा था कि सर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जब आएगा तो कंफर्म कर लेना कि क्या वो नॉन रिफंडेबल है या फिर रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल है तभी ऐड करेंगे, अगर रिफंडेबल है तो आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्रेडिट आप लेंगे। ठीक है ना, तो वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफर्म करिएगा कि टैक्सेस क्या नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ प्लांट में टैक्सेस ऐड करके दे दिए, प्लस करके दिया है। ठीक है, लेकिन टैक्सेस के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये हिडन मीनिंग निकल के आता है कि टैक्सेस जो है वो नॉन रिफंडेबल होंगे और आपको ऑलरेडी आपको ये कंसिडर करके चलना है।
ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता कि भाई टैक्सेस जो है वो रिफंडेबल है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो खुद क्वेश्चन बता देता, लेकिन क्वेश्चन ने टैक्सेस से रिलेटेड कहीं पे भी कोई बात नहीं करी। इसका मतलब है कि ये हिडन मीनिंग है कि ये नॉन रिफंडेबल है और ऑलरेडी आपको कॉस्ट के साथ ऐड करके दिया, आपको डायरेक्टली 25 लाख रुपए कंसीडर कर लेने, खत्म। क्लियर है सर? बिल्कुल। इसके बाद कुछ डिलीवरी कॉस्ट लगा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लेना ही है। मैंने आपको बताया था कि भाई इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो आपने फैक्ट्री तक लेके आए, ठीक है, तो वहाँ तक के जो भी खर्चे लगते हैं तो वो सारे कैपिटलाइज होंगे, सारे ऐड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लाख रुपीज़ ऐड होगा, आंसर इज यस, 2 लाख रुपीज़ आप ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर साइट प्रिपरेशन का खर्चा बिल्कुल ऐड करेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल दे के आपको समझाया था कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करके लेके आए वो बड़े लेवल पे है, मतलब कि उसके लिए स्पेसिफिकली साइट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसे कंसिडर करना है, ऐड करना है। और कई बार आपको पता ही है कि जैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो कई बार डिसमेंटलिंग खर्चे भी आते हैं, तो क्या उसे भी ऐड करना है? आंसर इज यस, ऐड करना है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसे ऐड करेंगे। तो ये तो सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। इसके बाद कंसल्टेंट यूज़ करा गया है कि उनकी एडवाइस मिले कि हमें किस तरीके से प्लांट को एक्वाइजेशन करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में, तो क्या ये चीज़ें ऐड करेंगे? आंसर इज यस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो आप सारे ऐड करेंगे, तो 7 लाख रुपीज़ है, ऐड करेंगे, आंसर इज यस। जो रेलिवेंट खर्चे सारे ऐड होंगे, रेलिवेंट खर्चे सारे ऐड होंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट चार्जेस आपके पास में लगे, ठीक है, पेड टू सप्लायर, सप्लायर को हमने इंटरेस्ट चार्जेस पे किया। किस चीज़ का इंटरेस्ट है? कहता है कि डिफर्ड क्रेडिट। अब ये डेफर्ड क्रेडिट मतलब कि आपने पेमेंट लेट किया है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने गए, 1,50,000 का मोबाइल फ़ोन है। अगर आप परचेज़ करेंगे तो 1,50,000 पे करना है, फ़ोन आपको परचेज़ करके आ जाना है। लेकिन ऐसा था कि आपके पास पैसे थे नहीं, तो 1 साल बाद आप पेमेंट करने वाले थे, जिसके बदले आपको कहा गया कि 1,55,000 पे करने पड़ेंगे। 5,000 आपको किस चीज़ का सर? इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा, लेट पेमेंट, डिफर्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट वो जो है वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो तो आपकी गलती है, आपकी गलती है कि आप पेमेंट लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई लेना देना है नहीं कि भाई इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर उसमें कुछ यूजेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। इंटरेस्ट क्यों लगा? क्योंकि आप पेमेंट लेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से लेना देना तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या इसे कंसिडर करना है? आंसर इज़ नो। 2 लाख रुपीज़ आप इन ऐड नहीं करेंगे, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो 2 लाख रुपीज़ आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? ये समझ आना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए ये खर्चा नहीं है, ये तो पेमेंट आपने लेट किया, वो आपकी गलती है, पेनल्टी वगैरह ऐड नहीं होती, ठीक है ना। इसके बाद कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, आपको डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके अमाउंट दे रखा है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑलवेज ऐड होता है, आपको बताया था। तो 3 लाख रुपीज़ भी ऐड होंगे। और कहता है कुछ ऑपरेशनल लॉसेस हुए हैं बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके पहले के कोई खर्चे हैं, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ी ना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो आपका ये है जिसके लिए हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या ये लॉसेस है, कुछ खर्चे हैं? आंसर इज नो सर, उसके लिए तो है नहीं, वो तो आया भी नहीं, उससे पहले के खर्चे। कहता है कि बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो उससे पहले के खर्चे, ठीक है। तो उससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो वो नहीं आएगा आपके पास में। तो 2 खर्चे नहीं लेने, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार के लिए सॉल्यूशन अगर यहाँ पे दिए हैं, हाँ जी दी है, तो कहता है 25 लाख रुपीज़ कॉस्ट ले लेंगे, टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, मान के चलेंगे, नोट्स भी लिख के आएंगे। अगर यहाँ पे नोट लिखा है, टैक्सेस से रिलेटेड इन्होंने नोट्स नहीं लिखा है लग रहा है, ये इंटरेस्ट से रिलेटेड लिखा है, ठीक है।
टैक्सी से रिलेटेड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में लिख के आएंगे कि इट इज़ एज्यूम डेट आपके पास में कि टैक्सी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, वैसे ये हिडन एजम्पशन रहती है, क्योंकि टैक्सीज के बारे में अगर आप कुछ नहीं बताते तो फिर हम क्या ही करेंगे। ठीक है, एजम्पशन ऑलवेज आपके पास में हिडन रहती है कि ये आपके पास में क्या है सर, नॉन रिफंडेबल है। क्लियर है, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए हम नोट्स ज़रूर लिख के आएंगे, उसमें 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 1 मिनट से कम ही टाइम आपके पास में, एक नोट लिखने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो लिख के आएंगे। इसके बाद डिलीवरी कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल आप ऐड करेंगे। कॉस्ट प्रिफर आपके पास में कॉस्ट जो है साइट प्रिपरेशन का ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसल्टेंसी फीस ऑब्वियसली ऐड करेंगे। इसके बाद आपके पास में एक और खर्चा था, किसका भाई, इंटरेस्ट चार्जेस। क्या ऐड करेंगे, आंसर इज नो, इंटरेस्ट चार्जेस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में आ गई, 3 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की है। और उसके बाद एक और खर्चा था, कौन सा, ऑपरेशनल लॉसेस। क्या ऐड करेंगे, आंसर इज नो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो है ना आपके पास में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास में इसकी कॉस्ट निकल के आ जाती है 43 लाख रुपीज़। तो एज़ पर इंडेस 16 के हिसाब से, एज़ पर इंडेस 16 के हिसाब से आपको कॉस्ट कितनी लेनी है इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, 43 लाख रुपीज़। तो ये क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ICM मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ख़त्म। सारे ही क्वेश्चन मैं कवर अप करवा लूँगा बेसिकली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। तो ICM मॉड्यूल के तो एक एक क्वेश्चन आपके पास में कवर होंगे, इससे रिलेटेड तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। अच्छा, परचेज में हमने नवंबर 24 का क्वेश्चन भी देखा था। जनरल एंट्री आपके पास में होमवर्क में है। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी ऐसे डिस्कस कर चुका हूँ। सेम जनरल एंट्री यहाँ पे आपको रखनी है, बस अमाउंट चेंज होंगे। ठीक है, और जनरल एंट्री सेम रहेगी आपके पास में। ठीक है, अब हम कहाँ पे डिस्कस करने चले, हम डिस्कस करने चले आपके पास में एक्सचेंज के पॉइंट पे। अब एक्सचेंज के पॉइंट पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन बड़ा होगा, यहीं पे अगर हो जाता है तो कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में होगा नहीं बेसिकली। ठीक है, इसके लिए हमें अलग से ही यहाँ पे कैलकुलेशन लिखवानी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पे आपके पास में नीचे आपको जो है अलग से पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ एक्सचेंज के पॉइंट पे जो भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्कस बिलो, इस तरीके से कुछ लिख दीजिए। ठीक है, आप पेज नंबर लिख दीजिए वगैरह चीज़ें, जो भी आप जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, यहीं पे आपको जो है थोड़ा सा ये पॉइंट बड़ा है तो यहाँ पे आपके पास में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्कस्ड बिलो, या फिर आप अपना पेज नंबर का रेफरेंस दे दीजिए, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, डिस्कस्ड बिलो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि भाई हमने नीचे यहाँ पे आपके पास में रिमेनिंग आपके पास में नेक्स्ट पेजेस में इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। आइए, तो इससे रिलेटेड आपके पास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कस बिलो। आइए, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सचेंज के पॉइंट पे। एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन मार्क ही करता हूँ, हमने ग्रीन मार्क ही यूज़ किया था तो ग्रीन मार्क ही हम यूज़ करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट में कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये टू बी कंटिन्यू है। वही वाला पॉइंट यहाँ पे बस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज में कहता है कि भाई क्या मतलब निकल के आता है, मैंने समझा दिया आपको कि आपने अपनी ओल्ड असेट को दे दिया सेलर को, और सेलर ने न्यू असेट आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ओल्ड असेट जा रही है, न्यू असेट आप परचेस करके लेके आ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ओल्ड असेट की वैल्यू कम हो तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश पेमेंट करना पड़े। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे अपना मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करते हैं या फिर अपना लैपटॉप एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है सर, ओल्ड की वैल्यू बताई जाती है, न्यू की वैल्यू बताई जाती है, रिमेनिंग जो डिफरेंस है वो आपको कैश पे करना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे कि न्यू आपके पास में फ़ोन है 15,000 का, आप अपना ओल्ड फ़ोन देना चाहते हो और न्यू फ़ोन परचेज करना चाहते हो, ओल्ड फ़ोन की वैल्यू दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 10,000, तो 5,000 का ये जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको केस में पे करना पड़ेगा और काम ख़त्म।
न्यू अपना मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ कर लेंगे। तो इसे ही कहते हैं एक्सचेंज, कि जहाँ पे मेन ट्रांजेक्शन है असेट का एक्सचेंज। बस डिफरेंस कई बार होता है तो हमें कैश पे करना पड़ता है, वो ठीक है। क्लियर है? तो कहते हैं एक्सचेंज में ऐसा है कि जब भी आप एक्सचेंज करेंगे, आपने ओल्ड जो है अपनी मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वो दे दिया और न्यू परचेज कर लिया। तो इसमें जो न्यू हमने परचेज करा, जो हम न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट परचेज करके आए, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, वो यहाँ पे इंड एस 16 कहना चाहता है। ठीक है, आप परचेज करके लेके आए, उसका कैसे होगा हमने देख लिया। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे होगा हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्सचेंज करके आए और उसमें जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है उसका मेजरमेंट कैसे होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं इंड एस 16 क्या कहना चाहता है। तो इंड एस 16 कहता है कि सर अगर आप प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं, उसके बदले ओल्ड अपना प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट दे रहे, तो जो आप लेके आ रहे उसे कौन सी वैल्यू पे अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कौन सी वैल्यू। तो उसके लिए कहते हैं कि सर हम 3 आपको जो है ऑप्शंस देते हैं। बेसिकली ये प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस अप्लाई करिए, अगर नहीं होता है तो सेकंड, अगर नहीं होता है तो थर्ड। कैसे है? कहते हैं कि सर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेके फिर आपको जो है नोट्स करवाता हूँ। ठीक है, देखिए कहते हैं कि ओल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हमारे पास में है, ओल्ड पीपी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वो हमने दे दिया। ठीक है, ये जा रहा है, इसके बदले न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है, न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ये आ रहा है। तो इस तरफ एरो कर देते हैं, ये लीजिए न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है। ठीक है ना, ये न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो ओल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जा रहा है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और न्यू जो आ रहा है उसकी वैल्यू है 1,50,000। तो ऑब्वियसली हमारे पास से जो हम है यहाँ पे हमें क्या चीज़ देनी पड़ेगी ये बताइए मुझे। ये जो न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हम परचेज करके लेके आ रहे हैं उसके बदले हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है सर, 2 चीज़ें देनी पड़ेगी। सबसे पहले ओल्ड पीपी देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जो है वो ₹1 लाख है, और दूसरी चीज़ हमें कैश पे करना पड़ेगा। कितना सर? कहते हैं कि जो न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की वैल्यू है माइनस ओल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की वैल्यू, मतलब कि 50,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर इक्वल होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ओल्ड दिया और न्यू लिया, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, रिमेनिंग हमें कैश पे करना पड़ा 50,000 रुपीज़। तो इंड एस 16 कहता है कि ये जो न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आपके पास में आ रहा है उसे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे और जो ओल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है उसे हटा देंगे। तो उसे हटाना तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो 1 लाख में दिख रहा था, हमने ज़ीरो कर दिया, ख़त्म, कि भाई वो बेच दिया आपके पास में, एक्सचेंज में गया तो वो तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ऑलरेडी 1 लाख पे दिख रहा था, 1 लाख से हट गया, ख़त्म। दिक्कत कहाँ पे है सर? न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है उसकी वैल्यूएशन क्या करेंगे? क्या उसे 1,50,000 में दिखाएंगे या फिर कोई और वैल्यू पे दिखाएंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कहते हैं कि इंड एस 16 इसके लिए क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा है। इंड एस 16 का कहना है कि सबसे पहले हम आपको 3 प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले पहला अप्लाई करिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अप्लाई करिए और उसके बाद तीसरा अप्लाई करिए। ठीक है, ये चीज़ कहता है कि पहला, सबसे पहले देखिए कि जो आपने असेट दिया है, असेट जो है वो दिया है, क्या उसकी फेयर वैल्यू आपको पता है? कहते हैं कि सर आपने जो असेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू पता है? कहता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, असेट गिवन जो दिया है क्या उसकी फेयर वैल्यू पता है? अगर हाँ तो वही आपको अमाउंट पे न्यू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, प्लस अगर आपने कोई केस पे किया है तो वो ज़रूर ले लेना। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं
कि फॉर एग्जांपल ओल्ड जो हमने जो यहाँ पे दिया है उसकी फेयर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उसकी फेयर वैल्यू है 1,20,000। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर? 1,20,000। तो कहते हैं कि न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या मानेंगे सर? तो कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से माना जाएगा कि सर हमने जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर? 1,20,000। तो कहते हैं 1,20,000, और अगर कोई केस पे किया है क्या सर? हाँ, 50,000। तो कहता है प्लस 50,000। कितनी वैल्यू निकल के आई बताइए? कितनी वैल्यू निकल के आई? जल्दी से बताएंगे। कितनी वैल्यू आपके पास में? 1,70,000। तो जो 1,70,000 आपके पास में वैल्यू निकल के आई है, ये न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू मान ली जाएगी। इस कॉस्ट पे आप जो है न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल। कहते हैं कि सर फॉर एग्जांपल हमें जो दिया है वो असेट की फेयर वैल्यू नहीं पता, हो सकता है ना नहीं पता फेयर वैल्यू कितनी है, वो बड़ा फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतना ओल्ड हो गया कि उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती, ख़त्म है, ठीक है ना, नहीं पता। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहता है कि पहला प्रेफरेंस तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला प्रेफरेंस कहता क्या है कि जो दिया है उस असेट की फेयर वैल्यू लो, और उस असेट की फेयर वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। तो इंडिया 16 ने कहा कि हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, अगर पहला नहीं अप्लाई हो सकता देन सेकंड पे जाइए, उसके बाद सेकंड पे जाइए, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर वो नहीं पता ना, तो आप एक काम करिए, जो असेट अक्वायर कर रहे हैं, जो असेट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू ले लो, ख़त्म करो। कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर, जो आप असेट अक्वायर करके आए उसकी फेयर वैल्यू ले लो, ठीक है। मतलब कि ये जो न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी फेयर वैल्यू है आपके पास में, उसकी फेयर वैल्यू है 1,60,000। तो डायरेक्ट 1,60,000 आपका क्या बन जाएगा? उसकी वैल्यू बन जाएगी, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, काम खत्म। ये सेकंड प्रेफरेंस है आपके पास में, ठीक है। पहला प्रेफरेंस अप्लाई नहीं हो पा रहा है तभी सेकंड पे जाएंगे, ध्यान रहे। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप सेकंड पे डायरेक्ट पहले चले गए, ऐसा नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस अप्लाई करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो सेकंड, और सेकंड नहीं हो पा रहा है तो थर्ड, ठीक है। कहते हैं बाई चांस हमें जो असेट दिया है, जो असेट लिया है, उनकी फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, दोनों की नहीं पता, तो पहला और सेकंड प्रेफरेंस तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे। कहते हैं तीसरा प्रेफरेंस यूज़ कर लेना। तीसरा तो ऑलवेज पता होता है, ऑलवेज, इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको नहीं पता है। क्या है सर तीसरा? कहते हैं कि कैरिंग वैल्यू लेना है। क्या लेना है सर? कैरिंग वैल्यू लेना है, जो आपने असेट दिया है, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट गिवन, जो आपने असेट दिया है ना उसकी कैरिंग वैल्यू ले लो, और प्लस अगर आपने कोई केस भी दिया है तो वो ऐड कर लेना, अगर आपने कोई केस दिया है तो वो ऐड कर लेना। तो कैरिंग वैल्यू तो ऑलवेज पता होता है कि भाई अपने बुक्स पे कितने पे दिख रहा है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कितने पे दिख रहा है सर? 1 लाख पे, तो ये आपके पास में क्या हो गई सर? वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख। अगर कोई केस पे किया है तो वो ऐड कर लेना। केस क्या पे करना है सर? हाँ, 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है, तो 50,000 ऐड कर लेंगे। तो 1 लाख प्लस 50,000 कितने पे दिखेगा सर? 1,50,000 पे। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज़ होती है। तो पहला अप्लाई करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो सेकंड, सेकंड नहीं हो पा रहा है तो थर्ड, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस ज़रूर मेंटेन करिएगा। ये कोई ऑप्शनल कंडीशन नहीं है कि भाई कोई भी अप्लाई करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि पहला अप्लाई करके देखिए क्या हो रहा है, तब ख़त्म। पहला नहीं हो पा रहा है देन सेकंड पे जाइए, और फिर दोनों नहीं हो पा रहे तो फिर थर्ड ऑप्शन आप अपनाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंडीशन है कि पहले फर्स्ट ही अप्लाई करिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपके पास में। तो ये 3 रूल है, बस आपको यह याद रखना है और काम ख़त्म, ठीक है। ये आपके पास में ख़त्म। तो ये इतना सा पॉइंट था, बस यही कंसेप्ट लिखवाना है। बस ये कंसेप्ट में थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और एक्सचेंज वाला टॉपिक ख़त्म, एक्सचेंज वाला टॉपिक ख़त्म। तो कहते हैं कि देखिए, एक्सचेंज वाले टॉपिक में कहता है कि जो मैंने अभी रूल्स लिखवाए, वो रूल्स मैं वापस से यहाँ पे नोट्स में लिखवा रहा हूँ, वही लिखना है,
बस नोट्स है आपके पास में, ठीक है। थोड़ी सी लाइन यहाँ पे छोड़ के हम लिखेंगे, या फिर आप पहले देख लीजिए उसके बाद नोट डाउन करिए, ठीक है ना। देखिए कहते हैं कि जे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं रिकॉग्नाइज करेंगे प्रेफरेंस वाइज। सबसे पहला प्रेफरेंस कहता है फर्स्ट कि जो असेट दिया है गिवन अप उसकी फेयर वैल्यू ले लो। सबसे पहला प्रेफरेंस तो यही है कि हमने जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, ठीक है। और अगर हम असेट दे रहे तो साथ ही साथ ये भी देख लेना कोई केस तो पे नहीं हो रहा है ना। अगर पे हो रहा है तो वो ऐड कर लेना, केस पेड, ठीक है। केस पेड अगर दिया है तो वो भी ऐड कर लेना। दो चीज़ें, असेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू जान लो, प्लस केस भी पे कर रहे तो वो भी ऐड कर लेना, ठीक है जी। ये आपके पास में फर्स्ट प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल असेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे। तो कहता है इंडेस ने कहा कि सेकंड प्रेफरेंस पे चले जाना। सेकंड क्या कहता है कि चलो ठीक है कि आपने जो दिया है वो असेट की वैल्यू आपको नहीं पता, फेयर वैल्यू, तो जो लिया है उसकी क्या पता है। अगर पता है तो सेकंड प्रेफरेंस वही है, कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर, असेट अक्वायर्ड, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड, यहाँ पे प्लस केस पेड न मत लिखना, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको असेट भी दे रहा है और केस भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में है। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास में थर्ड पॉइंट क्या है। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पहला भी नहीं अप्लाई हुआ, सेकंड भी नहीं अप्लाई हुआ, तो फिर थर्ड पे जाना, ठीक है। पहला क्या कहता है कि हमने जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू देख लो, नहीं पता तो सेकंड क्या कहता है कि जो हमने लिया है असेट एक्वायर उसकी फेयर वैल्यू देख लो। दोनों ही नहीं पता, जो दिया है उसकी भी फेयर वैल्यू नहीं पता, जो लिया है उसकी भी फेयर वैल्यू नहीं पता। तो थर्ड ऑप्शन है जो ऑलवेज पता रहता है, ठीक है, ऑलवेज आपके पास में। तो कहता है कैरिंग वैल्यू ले लेना। फिर कुछ भी नहीं मालूम तो फिर कैरिंग वैल्यू, कहते हैं कैरिंग अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, जो हमने दिया है असेट उसकी तो वैल्यू पता होगी ना कि बुक्स में कितने पे दिख रहा है, बस वही देख लेना है। तो कहता है कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट गिवन, असेट गिवन और प्लस कर देंगे सर केस पेड। अगर आपने कोई केस एक्स्ट्रा पे किया है तो वो ऐड कर देना। क्लियर है। अच्छा, अभी अभी मैंने कहा कि सर ऐसा थोड़ी होगा कि भाई असेट आपने दिया है, मतलब ये सेकंड वाले पॉइंट में मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई जिस पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न आ सकता है, तो कन्फ्यूज़न से पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ आपको बताई कि सर फेयर वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर आपको लेना है, और उसी दौरान मैंने एक चीज़ आपको बताई। क्या मैंने कहा कि सर जब असेट आ रहा है तो उसमें प्लस केस पेड मत कर देना, केस पेड मत करना मैंने कहा। और मैंने क्या कहा कि सर ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप असेट अक्वायर कर रहे हो और सामने से पैसे दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन ऐसा रेयर चांसेस हो सकता है, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो दे रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो आ रहा है उसकी वैल्यू कम है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, वो रेयर चांसेस है कि हमें केस भी रिसीव हो। और यही स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आया होगा कि सर ऐसा हो सकता है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई ऐसा कभी नहीं हो, रेयर चांसेस है, लेकिन कई बार तो हो सकता है ना, ठीक है। रेयर भी है लेकिन चांस तो है ना। सर बिल्कुल है। तो चलो ठीक है कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन सर उसकी ट्रीटमेंट क्या है वो तो बता देते। कई बार ऐसा हो सकता है कि सर केस सामने से मिल भी रहे, तो उसकी ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। वैसे एग्ज़ाम में आने के चांसेस नहीं है, बट ठीक है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कि जैसे हम केस पे करते हैं तो उसे हम ऐड करते हैं ना, तो कई बार आपको केस रिसीव होता है तो उसे माइनस कर देना है, ठीक है। सामने से अगर केस रिसीव हो रहा है तो बस उसे क्या करना है सर, माइनस कर देना है। कोई भी आपको प्रेफरेंस में केस रिसीव हो रहा है तो माइनस कर देना,
क्लियर है? ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल मिटा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि सर ओल्ड असेट जो मैंने दिया, ठीक है, उसकी कैरिंग वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 लाख। जो असेट आ रहा है हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया कि न्यू असेट, आपके पास में न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर न्यू असेट, मैंने कहा उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास में 70,000 है। तो सर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 30,000 तो हमें लेने बन गए, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है असेट की, उसकी वैल्यू है 70,000, और जो जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है सर, 1 लाख। तो 30,000 तो रिसीव करने बने ना। तो कहते हैं कि सर 30,000 तो केस रिसीव होगा, मतलब कि सेलर अपने को जो है क्या देगा सर, सेलर जो है वो पैसा देगा रिसीव। तो ये जो 30,000 रिसीव हो रहा है सामने से, उसे हम माइनस कर देंगे। उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे आप केस पे करते हैं तो कैसे ऐड कर रहे हैं, वैसे आप माइनस कर देंगे अगर केस रिसीव है तो। लेकिन रेयर चांसेस है, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कहीं लिखना है तो लिख भी लीजिएगा, पूछ सकते हैं, लेकिन वेरी रेयर चांसेस आपके पास में। ठीक है, तो ये 3 प्रेफरेंस है, 3 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस अप्लाई करिए, अगर नहीं हो पा रहा है देन सेकंड, अगर नहीं हो पा रहा है तो देन आपके पास में थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है, तो इसका रीज़न ये है कि सर इंडेक्स 16 का कहना है कि ये 3 ऑप्शन तभी अप्लाई करेंगे, ये 3 ऑप्शन तभी अप्लाई करेंगे जब ये एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसमें कमर्शियल सब्सटेंस हो। ठीक है, 3 ऑप्शन तभी अप्लाई हो पाएंगे जब, कहते हैं जब इफ ट्रांजेक्शन हैज if transaction has commercial substance। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस है तभी आपके पास में क्या हो गया सर, ये 3 ऑप्शंस आपके पास में आ गए, 3 ऑप्शंस आपको अप्लाई करने। क्या बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट है। कहते हैं कि सर कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ये तो पहले बता दो। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिस ट्रांजैक्शन से आपके कैश फ्लो को इफेक्ट आए, मतलब कि या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, ये चीज़ आपके पास में कैश फ्लो, मतलब कि कैश का आना और जाना बन सकता है। ठीक है, आना और जाना बन सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हमने यही एग्जांपल लिया था कि जहाँ पे आपने देखा कि सर 1 लाख रुपीज़ का ओल्ड जो है असेट जा रहा है और न्यू असेट आ रहा है जिसकी वैल्यू 1,50,000 है। आपको 50,000 केस में पे करना पड़ा, जिससे आपका कैश फ्लो अफेक्ट हो गया। ठीक है ना, केस कम हो गया आपके पास में, 50,000 पे करना पड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं केस में आपको जो है अफेक्ट आ चुका है। तो इसे हम कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है, क्योंकि या तो केस जा रहा है या फिर केस आ रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज के साथ साथ हमारे कैश फ्लो में भी अफेक्ट आ रहा है, तो कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई ओल्ड असेट गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का, न्यू असेट आ रहा है 1,20,000 रुपीज़ का, तो कहते हैं 20,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा सर, आपको जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा सर, पे करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ओल्ड असेट की कितनी है सर, 1 लाख, न्यू असेट की कितनी है 1,20,000, तो 20,000 अलग से आपको पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी कैश फ्लो जो है वो थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि केस आपके पास में जितना भी पड़ा हुआ है उसमें से 20,000 कम हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सर कमर्शियल जो सब्सटेंस है, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं सर, बिल्कुल है, यस। मैंने एग्जांपल दिया कि सर आपके पास में ओल्ड असेट जो है गया
वो 1 लाख का है। ठीक है, जो ओल्ड असेट गया वो कितने का है सर? 1 लाख का है। जो न्यू असेट आ रहा है, न्यू असेट आ रहा है वो फॉर एग्जांपल 80,000 का है। तो सर यहाँ पे 20,000 आपको रिसीव भी तो होंगे कैश। बात समझ रहे? न्यू असेट 80,000 का आएगा प्लस कैश भी मिलेंगे। कितने सर? 20,000। कहीं ना कहीं कैश फ्लो में अफेक्ट आ रहा है सर, बढ़े या फिर कम हो रहे? अफेक्ट तो आ रहा है ना सर, आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी कमर्शियल सब्सटेंस है? सर बिल्कुल यस। मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि एक कार, मैंने अपनी एक कार थी, ठीक है, अभी अभी मैंने परचेज़ करी है, वो मैंने दी जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़। अब ऐसा हुआ कि सर मेरे पड़ोसी के पास, नेबर के पास सेम कार है। ऐसा है कि मेरा जो कार का कलर है वो रेड है और जो पड़ोसी की कार का कलर है वो वाइट है। हम दोनों ने साथ में ही परचेज़ करी है, ठीक है ना, कार। उस दिन उसने भी परचेज़ करी, मैंने भी परचेज़ करी है। सेम कार है, सेम मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि सर रेड कलर तो मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वाइट कलर चाहिए था। और सेम जो थिंकिंग है वो नेबर की है। नेबर को लग रहा है कि मुझे रेड कलर चाहिए था, वाइट तो गलती से आ गया। तो हम दोनों ने डिस्कस किया और हमने कहा कि भाई मैं आपको रेड, आपके पास में जो कार है मेरे पास, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप मुझे एक काम करिए, वो जो कार आपके पास में है वाइट, ठीक है ना, जो वाइट कार है वो मुझे दे दीजिए। वैल्यू तो सेम ही है, 50 लाख रुपए, ठीक है ना। 50 लाख रुपीज़ की हमने कार दी और 50 लाख रुपीज़ की आ गई। क्या केस में कोई इफेक्ट आया? सर नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कमर्शियल सब्सटेंस है? आंसर इज़ नो सर, यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। केस फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आ रही, एक्सचेंज हो रहा है लेकिन इससे केस फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आ रही। बात समझ रहे? एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरे पास एक फॉर एग्जांपल शॉप है, ठीक है, और उसके बाजू में दूसरी शॉप है। मेरे पास जो शॉप है वो शॉप नंबर 1। एक और पर्सन है जिसके पास है बाजू वाली शॉप, शॉप नंबर 2, ठीक है। अब पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगा कि सर मुझे शॉप नंबर 2 चाहिए, ठीक है। इसका कोई ऐसा खास रीज़न है नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि शॉप नंबर 2 मुझे चाहिए और बाजू वाले को लग रहा है कि शॉप नंबर 1 मुझे चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, वैल्यू वगैरह सब। मैंने कहा शॉप नंबर 1 मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे शॉप नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है ना। हम दोनों राज़ी हो गए, दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या इसमें कोई केस का ट्रांजेक्शन हुआ? आंसर इज़ नो सर। तो क्या यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है? आंसर इज़ नो सर, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो ये चीज़ है। तो जहाँ जहाँ कमर्शियल सब्सटेंस है वहाँ हमारी 3 स्टेप कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन, क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये 3 स्टेप। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि सर क्वेश्चन को पढ़िए, डिसाइड करिए कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं। अगर है तो 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। तो आपके पास में क्या होगा सर? 3 स्टेप आपके पास में अप्लाई करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट है। तो सर एक और डाउट आ रहा है, क्या? कहते हैं कि चलो ठीक है कि कमर्शियल सब्सटेंस है तो हमने वो 3 कंडीशन अप्लाई कर दी, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ठीक है, तब हम जो ये असेट लेके आ रहे हैं, ये जो असेट आ रहा है हमारे पास, उसको बैलेंस शीट पे कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे? तो उसके लिए कहता है इंडेस कि भाई यहाँ पे लिख लीजिए। इंडेस कहता है कि लिख लीजिए। इंडेस ने कहा, मैंने नहीं, इंडेस कहता है कि लिख लीजिए। इंडेस कहता है कि सर इफ़ ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इफ़ ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। तो कहता है इफ़ ट्रांजेक्शंस लैक्स, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस,
कमर्शियल सब्सटेंस लीक कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या रूल अपनाना होगा? तो कहता है कि जो यहाँ पे थर्ड रूल था ना, वही यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगा और एक ही प्रेफरेंस है, ख़त्म। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं तो एक ही आपको रूल अपनाना है, वो है आपके पास में जो आपने दिया है असेट, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है वो ले लो। कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट गिवन, ठीक है, और प्लस केस पेड। अब जैसे मैं ये लिखता हूँ ना केस पेड, तुरंत स्टूडेंट डाउट पूछने लगते हैं। क्या चीज़? कहते हैं कि सर अभी अभी आप बता रहे हैं कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि केस का ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कि केस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो फिर सर यहाँ पे जो आपने लिखा वो तो गलत हो गया ना, केस पेड आप लिख रहे हैं, तो केस का तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तभी तो हम कमर्शियल सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपके पास में ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है सर? तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि कमर्शियल सब्सटेंस एक्सचेंज में नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे सर? ये रूल अपनाएंगे। और कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर ट्रांजैक्शन में केस का कोई ट्रांजैक्शन है तो हम कहेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है, और केस में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस यहाँ पे, ठीक है, लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। तो सर केस का ट्रांजैक्शन होना ही नहीं है, तो ये आप कैसे लिख रहे हैं कि केस पेड लिखो, प्लस कर देना? तो वो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि सर एक्सचेंज करते वक्त जो असेट आ रहा है, जो असेट जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भाई कार जो है वो रेड कलर की जा रही है, वाइट कलर की आ रही है, इसके अंदर कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कि सर 50 लाख रुपीज़ ये है, 50 लाख रुपीज़ ये है, ख़त्म। लेकिन ऐसा था, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि सर मैंने एक रेड कलर की कार परचेज़ करी, 50 लाख की वैल्यू है, ठीक है। मेरे नेबर ने वही कार, सेम मॉडल, सब कुछ सेम, उसी दिन वाइट कलर की कार परचेज़ करी। अब परचेज़ करने के 3-4 दिन बाद मुझे लगा कि भाई रेड कलर की कार तो पसंद नहीं आ रही है, वाइट कलर की कार परचेज़ करी होती तो अच्छा होता। तभी मेरी नज़र गई नेबर के कार पे, सेम कार सेम चीज़ें वाइट कलर में दिख रही थी। मैंने नेबर से बातचीत करी, नेबर कहता है कि ठीक है हम एक्सचेंज कर लेते हैं, आपकी रेड कार मुझे दे दीजिए, वाइट कार मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, दोनों की वैल्यू सब कुछ सेम है। लेकिन नेबर कहता है कि भाई इसके लिए थोड़ा सा मुझे पैसा अलग से देना पड़ेगा। हालांकि असेट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, 50 लाख है 50 लाख है। नेबर कमीशन मांग रहा है, ठीक है ना, कमीशन मांग रहा है, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है कि भाई आपको ज़रूरत है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। बोलता है कि 5,000 रुपये केस पे कर देना मुझे, तो वाइट कार दूंगा। हमने कहा ठीक है 5,000 रुपये दे देते, वैसे असेट की वैल्यू का कोई डिफरेंस की वजह से हम पे नहीं कर रहे, लेकिन वो असेट हमें चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। आप बात समझिए कि कोई असेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू की वजह से कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये तो ट्रांजैक्शन करवाना था, इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो वो केस आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो केस पे हो रहा था वो कौन सा था? वो था आपके पास में ट्रांजैक्शन की वजह से, मतलब कि जो असेट जा रहा है उसकी वैल्यू और असेट आ रहा है उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस था वो केस पे कर रहे थे हम, वो आपके पास में ये है केस पेड। जबकि यहाँ पे वो केस पेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वो डिफरेंस तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो वो तो डिफरेंस नहीं बनेगा, मतलब उसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। ये केस कौन सा है सर? ये तो ट्रांजैक्शन करवाने के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ा, वो केस है, तो वो आप लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं, सबसे पहला स्टेप तो आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या वो एक्सचेंज का क्वेश्चन है? तो यस,
तो फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। एक्सचेंज का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर लैक कर रहा है। अगर है तो 3 आपको ऑप्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले पहला अप्लाई करो, नहीं हो पा रहा है तो सेकंड, नहीं हो पा रहा है तो थर्ड। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। एक ही ऑप्शन है कि जो असेट दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू क्या दिख रही थी आपकी बेसिकली बुक्स में, तो आपके बुक्स में जो भी वैल्यू दिख रही थी वो लिख लीजिए, काम खत्म। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई कार हमने दिया है, हमारी बुक्स में 50 लाख की दिख रही है तो 50 लाख पे आप जो है ये वाइट कार को भी दिखा देंगे, काम खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके पास में एक्सचेंज का खत्म। अब एक्सचेंज वाले पॉइंट पे आई थिंक क्वेश्चन है आपके ऐसे मॉड्यूल में, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास में कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपके पास में एग्जांपल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं, ये आपके पास में डिलीट। और आ जाइए क्वेश्चन हम करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन है आपके पास में, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, देख लेते हैं। ये रहा, ये देखिए एक्सचेंज लिखा हुआ है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ असेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या है क्वेश्चन। कहता है कि सर प्लूटो लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी, ठीक है। इनके पास क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग है। बहुत बढ़िया। इनके पास क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग है इनके पास। बहुत बढ़िया। इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। कहते हैं आगे कि बैलेंस शीट में वो जो दिख रहा है उसका वैल्यू है 10 मिलियन रुपीज़। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन का होता है 10 लाख रुपए। तो कहते हैं ऐसे 10 मिलियन आपको वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिख रहा है। बैलेंस शीट पे दिख रहा है, इसका मतलब ये कैरिंग वैल्यू है। वैसे इन लोगों ने लिख रखा है कैरिंग अमाउंट, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता है तो इतना कहने से ही पता चल जाता है कि बैलेंस शीट में अगर 10 लाख पे दिख रहा है तो ये 10 लाख क्या है सर, कैरिंग वैल्यू, ठीक है। कहते हैं इसकी फेयर वैल्यू भी आपको देता है। फेयर वैल्यू है 15 मिलियन रुपीज़ आपके पास में, ठीक है। कहते हैं इफ़ आपके पास में इट एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर प्राइवेट जेट आपके पास में। तो कहते हैं कि ये जो प्लूटो लिमिटेड है उनको प्राइवेट जेट परचेज करना था, तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जेट के बदले ये लैंड एंड बिल्डिंग उनको दे दिया। अब प्राइवेट जेट का जो फेयर वैल्यू है वो बताते हैं 20 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है। और ये एक्सचेंज करने के लिए प्लूटो लिमिटेड को 3 मिलियन रुपीज़ जो है वो एडिशनल पे करना पड़ा, ठीक है। तो कहानी अल्टीमेटली क्या बन रही है, कहानी जो है वो हमारे पास में क्या बन रही है, कहानी अल्टीमेटली ये बन रही है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। ये हटा ही देता हूँ बेसिकली, या फिर चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, आईसीएम मॉड्यूल। तो आईसीएम मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहानी क्या बन रही है सर, कहानी ये बन रही है कि सर लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ओर से जा रहा है, ठीक है। प्लूटो लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे, ठीक है सर। तो कहते हैं लैंड एंड जो बिल्डिंग है वो जा रहा है गिवन, क्लियर है ना। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते वक्त ये बताता है हमें, ये बताता है कि सर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की जिस आप बात कर रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। इसकी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू या फिर कैरिंग अमाउंट CA कहता है ₹10 मिलियन है। अच्छा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करिएगा, पूरा लिखिएगा कैरिंग अमाउंट, ठीक है। वो कहता है 10 मिलियन है।
ठीक है। साथ ही साथ इसी चीज़ का आपको फेयर वैल्यू भी वो दिखा रहा है। कहते हैं फेयर वैल्यू है आपके पास में कितना सर, ₹15 मिलियन। ठीक है, तो रुपीज़ आपके पास में 15 मिलियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ये हम दे रहे, इसके बदले एक और चीज़ हम ले रहे। क्या चीज़? कहते हैं प्राइवेट जेट। ठीक है, प्राइवेट जेट जो है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, उसके बदले ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कहते हैं प्राइवेट जेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते वक्त ये कहते हैं कि इसकी जो प्राइवेट जेट की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, तो कहते हैं ये 20 मिलियन है, ₹20 मिलियन। ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर देखो ना, अल्टीमेटली हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट में जो वैल्यू है 15 मिलियन है, जो जेट आ रहा है उसकी मार्केट में वैल्यू है 20 मिलियन, तो हमें 5 मिलियन पे करना चाहिए था, ये तो 3 मिलियन ही पे कर रहे हैं। ये तो भाई ऐसा कोई सोचना नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके बार्गेनिंग पावर पे। ठीक है, अब सब्जी लेने जाते हो तो कितने पे लेके आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कि आपके बार्गेनिंग पावर कैसा है और वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई ऐसे कैसे, मतलब 5 मिलियन देना था 3 मिलियन दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या डिसाइड किया है। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है आप लैंड एंड बिल्डिंग और 3 मिलियन पैसा दे दीजिए, ख़त्म, हम आपको जेट दे देंगे। ठीक है ना, तो हमें कोई थोड़ी ना दिक्कत है, बात समझ रहे। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये तो आपके बार्गेनिंग पे है और एग्रीमेंट पे है। ठीक है ना, तो ठीक है। तो कहते हैं कि जो आप जो है ये अक्वायर हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट जेट आ रहा है और लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, और लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ आपको केस पे करना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जा तो रहा है लेकिन केस भी साथ में पे करना पड़ेगा। कहता है ₹3 मिलियन। ये अल्टीमेटली कहानी है क्या सर, पूरे क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अप्लाई करना है आपको नेसेसरी जो भी प्रोविज़न रहता है इंड एस 16 का, वो आप अप्लाई करिए। और कहते हैं कि ट्रांजैक्शन में जो भी प्रोविज़न होता है वो आप दिखाइए, और आपके ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हमें पास करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है, दिखा देते हैं हम। ठीक है ना, आइए। तो ये अल्टीमेटली जो भी क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ख़त्म है। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं, क्योंकि एक्सचेंज का अगर ये क्वेश्चन है, एक्सचेंज ही हो रहा है ना, कि लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, प्राइवेट जेट आ रहा है, तो ये एक्सचेंज का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया, ये परचेज नहीं है, ये एक्सचेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब अगर एक्सचेंज है तो सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं, ये आइडेंटिफाई करना। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन खुद बता देता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बताए तो कमर्शियल सब्सटेंस वहाँ पे होता ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या जो जा रहा है और आ रहा है वो क्या चीज़ें सेम है। आंसर इज़ नो सर, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, एक प्राइवेट जेट है, तो फिर इसमें तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा ही होगा। अगर दोनों चीज़ें सेम होती है तभी हमें ये देखना पड़ता है कि कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है या फिर है। जब दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनकी तो चीज़ ही क्या बताइए, मतलब ठीक है ना, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तब तो कमर्शियल सब्सटेंस है ही है। ठीक है, मान के चल लो है, क्लियर है। तो यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है, तो हमारे पास में 3 प्रेफरेंस आ जाते हैं। सबसे पहला तो ये अप्लाई करिए कि जो आप असेट दे रहे गिवन, क्या उसकी फेयर वैल्यू पता है। आंसर इज यस सर, यहाँ पे तो पता है, लैंड एंड बिल्डिंग फेयर वैल्यू है 15 मिलियन। तब तो फर्स्ट आपके पास में कंडीशन अप्लाई हो गया और काम खत्म। ठीक है, तो कहते हैं सॉल्यूशन। कि हमने जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया है, क्या नाम है सर, प्राइवेट जेट। तो कहता है कि रिकग्निशन ऑफ प्राइवेट जेट कितने में होगा।
सर रुपीज़ आपके पास में कितने में सर 15 मिलियन, ठीक है 15 मिलियन में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कहता है रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट जेट कितने में होगा सर, रुपीज़ 15 मिलियन। ख़त्म कहानी। पहला प्रेफरेंस हमारा क्या कहता था कि अगर आपने जो असेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू पता है तो आप उसको ही ले लेंगे। हाँ, फेयर वैल्यू के साथ अगर आपने कोई केस पे किया है तो वो ज़रूर ऐड कर देना, बाकी ये चीज़ आपके पास में। तो असेट जो दिया है क्या उसकी फेयर वैल्यू पता है? सर आंसर इज़ यस, पता है। आंसर इज़ यस, हमें पता है। क्लियर है ना? तो अगर वो पता है, फेयर वैल्यू आपको पता है, अगर फेयर वैल्यू आपको पता है तो फिर वही लेना है। तो 15 मिलियन ले लिया। अगर केस पे किया है तो वो ज़रूर ऐड कर लेना, मैंने लिखवा दिया आपके पास में कि अगर केस पे हुआ है तो वो ऐड कर लेना बेसिकली। तो कहता है क्या कोई केस पे किया है? आंसर इज यस, 3 मिलियन आपने अलग से केस पे किया है तो वो ऐड कर देना। तो वो जो भी अमाउंट आया उसी अमाउंट पे क्या करेंगे सर, प्राइवेट जेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो कहते हैं प्लस रुपीज़ 3 मिलियन, ठीक है। ये आपके पास में क्या है सर, केस पेड। और ये क्या है सर, फेयर वैल्यू है किस चीज़ की सर, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू आपके पास में। और कुल मिला के अब जेट जो है वो हमारे बुक्स में कितने में रिकॉर्ड हो सकता है? तो कहता है कि सर रुपीज़ 18 मिलियन, रुपीज़ 18 मिलियन में आप जो है प्राइवेट जेट को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास में प्रोविजन के हिसाब से हमने ट्रीटमेंट आपके पास में दिखा दिया है। एक और चीज़ पूछी थी, क्या सर, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी? अब अगर वैल्यू ही पता चल चुकी है तो जर्नल एंट्री में कौन सी बड़ी बात है? जो असेट आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे और बात ख़त्म करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जर्नल एंट्री में। बताइए क्या जा रहा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसे क्रेडिट करेंगे। क्या आ रहा है सर, प्राइवेट जेट, तो प्राइवेट जेट को डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री तो वही सर फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ते थे वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके पास में। तो प्राइवेट जेट आ रहा है तो प्राइवेट जेट डेबिट, प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट आपके पास में। ध्यान रहे प्राइवेट जेट का वैल्यू जो है वो 20 मिलियन हो सकता है, लेकिन हमें रूल के हिसाब से जाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस कहता है कि सर अगर हम असेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू अगर आपको पता है तो वही लेना है, प्लस अगर आपने कोई केस पे किया है तो ध्यान रहे प्राइवेट जेट की वैल्यू जो भी हो, लेकिन एज़ पर इंड एस 16 इसकी वैल्यू जो है क्या मानी जाएगी सर, 18 मिलियन, 18 मिलियन, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या लेना है सर, 18 मिलियन। ये आपके पास में डेबिट अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू तो चाहे जो भी हो, इंडेक्स 16 क्या कहता है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट दिखाना है। उसने क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई इंडेक्स 16 के हिसाब से बताइए, आपके लॉजिक के हिसाब से नहीं चाहिए हमको। आपका लॉजिक तो कोई भी चलता है, ठीक है ना, कैसे भी आप चला लेते हैं लॉजिक को, तो उसके हिसाब से नहीं चाहिए। इंडेक्स 16 क्या कहता है वो हमें चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट है। कहता है कि इसके बदले क्या जा रहा है सर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने में जा रहा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कहता है कि सर 10 मिलियन दिखाई या फिर 15 मिलियन, तो ज़रा दिमाग लगाइएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी हमारा है, हमारे बुक्स में दिख रहा है। अब बुक्स में जितने में दिखेगा उससे ही तो माइनस करेंगे ना। अब बात समझिए, कैरिंग वैल्यू 10 मिलियन में हमारी बुक्स में दिख रहा है,
अब अगर ये हम बेच रहे या फिर दे रहे, ख़त्म हो रहा है हमारी बुक्स में से, तो हम माइनस भी कितना करेंगे, 10 मिलियन। अब 15 मत माइनस करना। बिल्डिंग, अब सीधी सी बात है कि बैलेंस शीट पे अगर लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए में दिख रहा है या फिर 100 लाख रुपीज़ में दिख रहा है, तो माइनस भी तो उतने से ही होगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग ख़त्म हो रहा है तो वैल्यू भी तो उतने से ही ख़त्म होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। हाँ सर, ये कोई कह सकता है कि भाई 10 मिलियन की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 15 मिलियन में बेची है, तो 5 मिलियन का जो है फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो तो पीएनएल में जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि जो लैंड एंड बिल्डिंग में वैल्यू कितनी कम होगी सर, 10 मिलियन ही होगी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग ख़त्म हो रहा है तो वैल्यू तो 10 मिलियन से ही कम होगी ना। बाकी का जो आपको लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है वो तो पीएनएल में जाएगा, ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग कितने से ख़त्म होगा, जितनी वैल्यू है उतने से ही ख़त्म होगा, ठीक है। जो 10 मिलियन दिख रहा है तो 10 मिलियन से ही जाएगा, 10 मिलियन। बात समझ रहे हैं। प्लस केस भी तो गया है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। केस कितना सर, 3 मिलियन, 3 मिलियन। अब वापस से वो डिस्कशन सर कि सर लैंड एंड बिल्डिंग तो 15 मिलियन का था, लैंड एंड बिल्डिंग 15 मिलियन का था, ठीक है ना। उसकी वैल्यू तो 15 मिलियन है ना, तो हमने तो 15 मिलियन के हिसाब से ही दिया है, क्योंकि कंसिडर भी तो यही किया है वैल्यूएशन के वक्त, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने अपनी बुक्स में से 10 मिलियन का हटा दिया, ठीक है ना, वो जो कि हटाना ही था, क्योंकि लैंड, सीधी सी बात है कि बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग ख़त्म हो चुका है, अब है ही नहीं हमारा, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू ज़ीरो कैसे करेंगे भाई, जितना वैल्यू दिख रहा है उतना ही वैल्यू माइनस कर दो, ज़ीरो हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अभी डेबिट बैलेंस दिखा रहा था 10 मिलियन, अब मुझे उसे ज़ीरो करना है, तो मैंने 10 मिलियन क्रेडिट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब प्रॉफिट और लॉस की बात अब देखते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो कहते हैं 10 मिलियन जो है हमने ख़त्म किए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, वो गया कितने में है सर, 15 मिलियन में, 5 मिलियन का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिफरेंस भी 5 मिलियन दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। कहते हैं क्रेडिट 13, डेबिट 18, डिफरेंस कितना हुआ सर, 5 मिलियन, ठीक है। तो यही चीज़ थी। कहता है कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली टू प्रॉफिट आपको हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज भी आप लिख सकते हैं। कहता है कि टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, ठीक है। टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज कितना सर, 5 मिलियन। तो अब क्लियरिटी हुई आपके पास में कि लैंड एंड बिल्डिंग को 10 मिलियन से ही मैंने क्रेडिट क्यों करवाया, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये लैंड एंड बिल्डिंग को ख़त्म करना था। जनरल एंट्री तो ऐसा ही होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग तो 10 मिलियन से ख़त्म हो गई, उसके बाद प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो अब देखिए। कहते हैं 15 में गया था, तो 5 का प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, ख़त्म कहानी। तो ये आपके पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक बार के लिए मैं आपके मॉड्यूल में भी सॉल्यूशन देख लेता हूँ कि इसी तरीके से दिया है या फिर नहीं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, कितना, 18 मिलियन से। ये 18,000 क्यों लिखा, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है ये इन थाउजेंड अमाउंट है, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में मिलियन है, 18 मिलियन। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है आपके पास में, जो कि नाम है प्राइवेट जेट, तो प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट 18 मिलियन से। और सामने जा रहा है क्या सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसका नाम है लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10 मिलियन, देख लीजिए 10 मिलियन। अब देखेंगे कि सर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, ठीक है ना। तो कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो 15 थी, 15 में ही गया है, ठीक है। तो 15 में गया है, जिसकी वैल्यू 15 है, हमने 10 से सेटअप कर दिया है, बैलेंस शीट में ज़ीरो कर दिया, 5 का क्या हुआ सर, फ़ायदा, तो 5 मिलियन। और प्लस जो आपने केस दिया है वो, तो कुल मिला के हो जाएगा 18 मिलियंस, जो हमने प्राइवेट जेट को दिखाया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लॉजिकल है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, सारी चीज़ें लॉजिकल है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये प्रॉफिट कैसे आया, तो बैलेंसिंग फिगर से आया, ऐसा नहीं है, ये लॉजिकली अमाउंट आया है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है ये लॉजिकली है कि भाई 15 मिलियन में गया है,
बैलेंस शीट में 10 दिख रहा था, उससे तो हमने सेटअप करके लैंड एंड बिल्डिंग को हटा दिया, बाकी का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, तो वो हमने रिकॉर्ड किया 5 मिलियन। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में। ओके, चलो, तो ये एक्सचेंज वाला टॉपिक जो है वह यहाँ से ख़त्म हो जाता है आपके पास में, कंप्लीट। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक आपके पास में RTP 2020 में क्वेश्चन आया था, तो वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में है, तो हम क्वेश्चन को कैसे ऐसे मार्क कर रहे हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके IC मॉड्यूल का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपको लगता है कि भाई RTP का क्वेश्चन करवा दिया है, आपको ऐसा फील होना चाहिए, इसलिए करवा रहा हूँ। बाकी तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया वही था, वो RTP का क्वेश्चन, कार वाला। ठीक है, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कहते हैं RTP का क्वेश्चन है, RTP 2020, और वो आया था नवंबर 2020 वाला, आई थिंक। तो कहते हैं नवंबर 2020 में था। ठीक है, नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि सर एक वेयर हाउस है, एंटिटी एक्स है। ठीक है, एक एंटिटी कौन है सर? एक्स, जिसके पास वेयर हाउस है। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई उनकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के नज़दीक ही एक वेयर हाउस है। वैसे ही एक एंटिटी वाई भी है। ठीक है, एक एंटिटी वाई है, दोनों के पास क्या है सर? वेयर हाउस है, दोनों के पास वेयर हाउस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों के पास वेयर हाउस है आपके पास में। इनके पास भी वेयर हाउस है और इनके पास भी वेयर हाउस है। ठीक है सर, दोनों के पास वेयर हाउस है। अब एंटिटी एक्स और वाई ने जो है एग्रीमेंट किया। कहते हैं कि सर एक्स ने कहा कि मैं अपना वेयर हाउस आपको दे देता हूँ और आपका वेयर हाउस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों जो वेयर हाउस है वो सेम लोकेशन पे है, ये ध्यान रखना है। ये जो दोनों वेयर हाउस जो है वो सेम लोकेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम लोकेशन, एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बाजू बाजू में ही आप समझ लीजिए, सेम लोकेशन। ठीक है, तो ये जो नवंबर 2020 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि वेयर हाउस सेम लोकेशन पे है। ठीक है, सेम लोकेशन। तो सेम लोकेशन पे है और वैल्यू जो है वो दोनों के बाजू बाजू में ही है, दोनों वेयर हाउस बाजू बाजू में है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ दे रहा था। कहते हैं कि जो ये कंपनी एक्स का वेयर हाउस है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते वक्त वो कहता है, इंफॉर्मेशन देते वक्त वो आपको कह रहा था कि जो वेयर हाउस है उसकी कैरिंग वैल्यू कंपनी एक्स के बुक्स में जो वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, वो है ₹1,00,000। वो कितनी है सर? ₹1,00,000। और जो फेयर वैल्यू है, मार्केट में जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू, वो कहते हैं सर, फेयर वैल्यू आपके पास में कहते हैं 1,25,000 है। ठीक है, 1,25,000 है। ओके, अब वाई के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहते हैं एंटिटी वाई का जो वेयर हाउस है ना, उसकी फेयर वैल्यू आपको दे रहा है ₹1,20,000। उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना है सर? 1,20,000।
ठीक है। अब कंपनी जो एक्स है, एंटिटी जो एक्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं सर, अपना वेयर हाउस दे रहे हैं और कंपनी वाई का जो वेयर हाउस है वो रिसीव कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं बेसिकली। तो कंपनी एक्स कौन है, हम है। कंपनी एक्स जो है वो हम है, और कंपनी एक्स ने ही ये ट्रांजेक्शन करवाया है बेसिकली। उन्हें जो है कंपनी वाई का वेयर हाउस चाहिए। तो कंपनी वाई से उन्होंने डिस्कस किया और ये वेयर हाउस के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो कंपनी वाई ने कहा ठीक है, आप अपना जो वेयर हाउस है वो हमें दे दीजिए, ठीक है, और हमारा जो वेयर हाउस है वो हम आपको दे देते हैं बेसिकली। तो ये हम आपको दे देंगे, आपका वेयर हाउस जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के साथ कंपनी वाई ने ये भी कहा कि भले ही सेम लोकेशन पे है, लेकिन आपको 5,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्लस केस पे करना पड़ेगा, प्लस केस आपको पे करना पड़ेगा, केस पे ₹5,000, ₹5,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियरली आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको 99% चांस है कि वो क्वेश्चन बताएगा आपको कि लैक सब्सटेंस जो है, कमर्शियल सब्सटेंस, वो लैक है या फिर नहीं है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, कई बार आपको लगेगा यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगी और आप अपने तरीके से राइट भी होंगे, ठीक है। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑलवेज आपको बताता है कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये बता देगा, 99% चांसेस है कि वो क्लियरली आपको बताएगा कि कमर्शियल जो सब्सटेंस है वो है या फिर नहीं है, वो क्लियरली बता देगा। या फिर एक और चांस है, एक और तरीका है कि जो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा कि सेम लोकेशन पे है, सेम प्रोडक्ट है, या फिर पीपी है, सेम है, ठीक है। या फिर आपको ये बता देगा कि नियरली आपके पास में एकदम नियर, ठीक है, नियर बाय आपको कहेगा कि भाई हमने जो शॉप है उसके नियर बाय दूसरी शॉप है, वो एक्सचेंज करवाई है। तो ऐसा जब आपको बताया जाए तो मान लेना कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई हम जब ऐसा लिख के देते हैं कि सेम लोकेशन पे है, ठीक है, तो फिर चाहे उसकी फेयर वैल्यू चाहे डिफरेंस हो, वो मत देखना हमने क्या ये लिख के दिया है कि सेम लोकेशन है, क्या हमने लिख के दिया है कि सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो फिर मान के चलना कि सब्सटेंशियल आपके पास में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्या बात चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास में क्लियर कर लेना एक बार कि जो मैंने बताया वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो आपके थिंकिंग थे कि भाई हम इस तरीके से सोचते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बड़ा ही क्लियर कहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ऑलवेज फिर एक्सक्यूज़ मत करना कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। क्या आपको बताया गया है कि सेम लोकेशन है? आंसर इज यस। क्वेश्चन ने क्लियरली बताया कि सेम लोकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्लियरली बताया कि सर सेम लोकेशन पे है। तो फिर कहते हैं कि भाई फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है या फिर कमर्शियल सब्सटेंस का क्या लॉजिक है। कहते हैं ऑलवेज कमर्शियल सब्सटेंस आपको नहीं है ऐसा ही मानना है, क्योंकि सेम लोकेशन आपको क्लियरली बता रखा है। फिर तो आपको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ठीक है ना। तो कहते हैं यहाँ पे ऑलवेज मान के चलेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेम लोकेशन पे है, तो इट इज़ एज्यूम डेट आपके पास में लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है। इट इज़ एज्यूम डेट देयर इज़ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, लैक ऑफ
कमर्शियल सब्सटेंस। सबसे पहले ये नोट लिख दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वहाँ पे तो 3-4 है नहीं। कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हमारे पास में 3 है, 3 प्रेफरेंसेस आपके पास में, पहला अप्लाई करो, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं, एक ही चीज़ है कि जो दिया है गिवन अप, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, उसी वैल्यू पे दिखा दो, ख़त्म। ठीक है, तो कहते हैं रिकॉग्निशन वैल्यू या फिर रिकॉग्निशन अमाउंट क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड एट रुपीज़ कितने में दिखाएंगे, तो जो दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू पता है सर, आंसर इज यस 1 लाख, वो तो ऑलवेज पता ही रहेगी। ठीक है ना, तो कहते हैं 1 लाख पे दिखा दो, ख़त्म। प्लस अगर कोई केस पे किया है, केस पे किया है सर, हाँ 5,000 रुपीज़ 5,000। ठीक है, ये कोई डिफरेंस की वजह से पे नहीं किया। आप ये समझेंगे कि सर वेर वैल्यू 1,20,000 है, यहाँ पे 125 है, तो उसकी वजह से पे किया है, तो सर तो केस फ्लो में आपके पास में इफ़ेक्ट आ गया। तो यहाँ पे तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे तो होना चाहिए था। तो ये चीज़ पे थोड़ा दिमाग नहीं लगाइए, मैं कहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके आईसीए मॉड्यूल में नहीं गिवन है। और इंस्टीट्यूट भी बड़ा क्लियर है कि हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं, क्लियरली बता देंगे, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। या तो इस तरीके से दिखा देंगे कि भाई सेम लोकेशन पे सेम ट्रांजेक्शन है वगैरह चीज़ें, या फिर असेट को जो है चेंज कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वेयर हाउस के बदले कोई दूसरी चीज़ें जा रही है, शॉप जा रही है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग जा रही है, ठीक है, तो जब चीज़ें ही डिफरेंट है तब तो कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। तब तो कमर्शियल सब्सटेंस है ही है, तो फिर वो 3 कंडीशन जो है वो अप्लाई कर देना। बात कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं, ये कब आती है, जब दोनों ही असेट सेम हो, यहाँ पे भी वेयर हाउस, यहाँ पे भी वेयर हाउस। अब जब दोनों असेट सेम रहेगी तब क्वेश्चन खुद बताएगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं। और वहाँ पे तो मैं कह देता हूँ ऑलवेज लैक करेगा, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे ही बता देगा आपको सेम लोकेशन पे है या फिर सेम ही आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वगैरह चीज़ें। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में मैंने दे दिया कि सर लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, प्राइवेट जेट आ रहा है, तो ऑलवेज आपके पास में सीधी सी बात है कि कमर्शियल सब्सटेंस है ही है। हाँ, वो बात अलग है कि क्वेश्चन खुद आपको क्लियरली बता रहा है कि सर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मानना है, तो फिर वो मानेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं आपके पास में। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन बता रहा है तो फिर वो मानो। ठीक है, क्लियर है आपके पास में ये चीज़। तो पॉइंट आपके पास में बड़ा ही सिंपल है कि भाई दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो लैक ऑफ सब्सटेंशियल आपके पास में लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होगा ही नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन अप्लाई करनी होगी, दोनों सेम है तो 99% चांसेस है कि वहाँ पे लैक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में बड़ा ही सिंपल है और इससे रिलेटेड ज़्यादा आप टेंशन लेना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आपको क्लियर बता देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेम लोकेशन है। ये क्वेश्चन खुद आईसीआई का है, मेरा नहीं है, आईसीआई ने ही क्लियरली आपको बताया कि सेम लोकेशन पे है, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू या फिर वगैरह चीज़ें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लैग कर रहा है वो गारंटी है। इस तरीके से नोट लिख देना सॉल्यूशन में, ख़त्म। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया था सेम कि भाई ट्रीटमेंट दिखाइएगा और फिर जर्नल एंट्री भी करिएगा। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, सिंपल है, जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कहते हैं जर्नल एंट्री आपके पास में जो गया है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट करेंगे। तो कहता है दोनों ही ओर से वेयर हाउस आ रहा है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम ऐसा लिख देंगे कि वेयर हाउस ऑफ वाई आ रहा है, वेयर हाउस ऑफ एक्स जा रहा है। ठीक है, तो कहता है वेयर हाउस ऑफ वाई डेबिट, वेयर हाउस ऑफ वाई
डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और टू वेयर हाउस ऑफ एक्स, टू वेयर हाउस ऑफ एक्स, ठीक है। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि सर आपके पास में कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिग कैश पे किया है, ऐड कर दिया 5,000, और जो है आपके पास में वेयर हाउस 1,05,000 में दिखा दिया, ठीक है। और ये जो वेयर हाउस गया वो 1,00,000 है कैरिंग वैल्यू, तो उस पर दिखा दिया, उससे उतने से कम कर दिया। और टू केश कितना सर, 5,000, ठीक है। ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब मुझे जो क्लैरिफिकेशन देना है वो मैं आपके पास में दे देता हूँ। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इस पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँगा, ठीक है, जहाँ पे मैं ये चीज़ को आपको क्लैरिफाई करवाऊँगा। चलिए, ये आपके पास में क्वेश्चन क्लियर है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। ये नवंबर 2020 का आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सिंपल है, 5,000 दिए थे, 5,000 ऐड कर दिए और काम ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप देखते हैं कि ये जब मैंने पढ़ाया ना आपको, यहाँ पे प्लस केस पेड मैंने हटा दिया अभी, बेसिकली लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि प्लस केस पेड में आप ये सोच लेंगे कि ये सर ये केस पेड और ये केस पेड एक है। मैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे कहा था कि सर ये जो केस पे है, आप जो केस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन की वजह से कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता था जिसे आप रिकॉर्ड भी करते थे, जहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान रहे, जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं वहाँ पे प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हैं लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ये जो मैं समझाना चाहता था, इसलिए मैंने प्लस केस पेड हटा दिया कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि सर लैंडेड बिल्डिंग जो जा रहा है वो 15 मिलियन का है, और 3 मिलियन जो है वो आपके पास में क्या हो रहा है सर, केस पे हो रहा है। तो ये आपके पास में कितना हो गया सर, 18 मिलियन हो गया। और उस पर हमने प्राइवेट जेट को दिखा दिया कि 18 मिलियन, 18 मिलियन। अल्टीमेटली लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बुक्स में 10 मिलियन का दिख रहा था, 3 मिलियन हमने केस पे किया, तो अल्टीमेटली हो गया 13 मिलियन। प्राइवेट जेट आ रहा है 18 मिलियन का, जो डिफरेंस हो गया क्या रिकॉर्ड किया हमने, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, ठीक है ना, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट तभी आता है जब कमर्शियल सब्सटेंस हो ट्रांजेक्शन में, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता वहाँ पे हम प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि आपको एक ही क्वेश्चन में मैं अगर दोनों चीज़ें दिखा दूंगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कराऊँ। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही रहने दिया, फिर मैं इसमें चेंजेस करवाने वाला था, लेकिन ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन अभी लूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे कही वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा कि सर लैंड एंड बिल्डिंग 10 का जा रहा है, 3,00,000 रुपये केस पे किए, अल्टीमेटली बन रहा है 13 मिलियन। प्राइवेट जेट आ रहा था 18 मिलियन का, डिफरेंस हो गया 5 मिलियन, तो उसे हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट रिकॉर्ड क्यों किया, सब्सटेंस था इसलिए, ठीक है। वैसी चीज़ अगर यहाँ पे भी आप देखें तो वैसा ही बन रहा है, आप समझिए। वेयर हाउस गया 1,00,000 का, केस पे किया है 5,000, बनता है 1,05,000, आ कितने का रहा है 1,20,000। सर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बात है, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसीलिए आपको कहा गया है, इसीलिए आपको कहा गया है कि जब सब्सटेंस लैक करता है तो उस पे हम वैल्यू क्या लेते हैं, वही वैल्यू जो आपकी जा रही है
वही वैल्यू हम जो बन रहा है ये 1,05,000, सेम टू सेम वही वैल्यू पे हम ये वाई का जो भी वेयर हाउस आ रहा है उसी रिकॉर्ड करेंगे, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस ना हो। ये समझिए, ये कंसेप्ट समझिएगा। कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ना आ पाए, इसलिए ये कंडीशन डाली गई कि जितने पे आप रिकॉर्ड हटा रहे उतने पे ही ये दिखाना, मतलब कि आमने सामने इक्वल अमाउंट दिखेगी। जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मिला कि भाई 10 मिलियन प्लस 3 मिलियन, तो आपके पास में 13 दिखा, ठीक है। रिकॉर्ड कितने में हो रहा है सर? 18 में। रिकॉर्ड कितने में हो रहा है? 18 में, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि सब्सटेंस है तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू बन रही थी 18, यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, और प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, वहाँ पे आप देखेंगे कि नो डिफरेंस, आपके पास में कोई डिफरेंस नहीं। कहते हैं कि सर जो जा रहा है वो हम इतना दे रहे हैं, 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000। रूल के हिसाब से ये भी 1,05,000 में ही दिखाना है। देयर इज़ आपके पास में नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ रहे? तो ये चीज़ हो जाती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। 1,05,000 में आपके पास में वेयर हाउस डेबिट हुआ है तो 1,05,000 में ही क्रेडिट होगा। क्लियर है ये चीज़ आपके पास में? अच्छा, यहीं पे ये क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में ले रहा हूँ, एक चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि हमने कहा कि भाई हमने जो वेयर हाउस दिया और उसके बदले एक वेयर हाउस लिया, और जिसके लिए हमने केस पे किया है 5,000। मैं इसको चेंज करके मैं ये कहूँ कि सामने वाले ने हमें केस दिए है, हमने अपना वेयर हाउस दिया, सामने वाले कंपनी वाई ने जो है उतना वो वेयर हाउस भी दिया और प्लस उन्होंने केस भी दिए। केस रिसीव्ड कितना सर? ₹5,000। अगर ₹5,000 केस रिसीव हुआ होता तो क्या होता? मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी ना आपके पास में। बहुत रेयर चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के, लेकिन पूछ लिया तो ऐसे होगा कि अगर केस पेड जैसे हम ऐड करते तो हम केस रिसीव माइनस कर देते, बस इतना डिफरेंस है। कहते हैं कि सिंपल है कि अगर केस रिसीव हुआ है तो वो माइनस कर देना, तो उतनी वैल्यू बन जाएगी। कहते हैं -5,000 माइनस ₹5,000, तो कहते हैं ₹95,000, ₹95,000। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो कितने से दिखेगी? 95,000 से, 95,000 से। अब सर अभी अभी आपने कहा कि कमर्शियल सब्सटेंस अगर लैग करता है तो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, दोनों के आमने सामने वैल्यू सेम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि वेयर हाउस ऑफ वाई डेबिट और एक्स का वेयर हाउस जो है वो जा रहा है तो 2 क्रेडिट, और क्रेडिट कितने से करेंगे? वही कैरिंग वैल्यू है वही से करनी पड़ेगी, 1 लाख। तो कहता है सर आमने सामने सेम वैल्यू करनी पड़ेगी। केस देखिए आ भी रहा है तो वो तो डेबिट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितना सर? 5,000। क्या वैल्यू आमने सामने इक्वल हो गई? कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है ना? नो सर, नहीं दिख रहा है। 1 लाख 1 लाख ख़त्म, 1 लाख 1 लाख ख़त्म। ये लीजिए। तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज़ हो जाती है। इसमें केस पेड जो है वो ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखवाया, मैंने हटा दिया कि आप ये समझेंगे कि सर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम तरीके से, यहाँ पे जो आपके है वो ट्रांजेक्शन के लिए और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता है, वो आपके पास में बेसिकली डिफरेंट मैटर के हिसाब से आपको केस पे किए जाते हैं। लेकिन जो कन्फ्यूज़न वाली बात थी वो मैंने क्लियर कर दी कि सर पता कैसे चलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर लैक कर रहा है, तो वो तो मैंने बड़ा ही क्लियर कर दिया कि अगर सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या दोनों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अगर है तो आपके पास में कमर्शियल सब्सटेंस है मान लिया जाएगा। एक्सेप्ट कि क्वेश्चन खुद बता रहा है कि भाई मानो कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो बात अलग है, बाकी दोनों एसेट डिफरेंट डिफरेंट है, कमर्शियल सब्सटेंस है मान लेना, ये अप्लाई कर देना, आग बंद करके ख़त्म कर देना क्वेश्चन को।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेम असेट दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और लिख रखा है कि भाई सेम लोकेशन पे है या फिर सेम आपके पास में प्लेस पे है, तो ऑलवेज आग बन के मान लेना लैक ऑफ सम कमर्शियल सब्सटेंस है, अप्लाई कर देना ये चीज़ आपके पास में, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ अप्लाई कर देना, ख़त्म कर देना। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट है आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपके पास। प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं करना लैक ऑफ सब कमर्शियल सब्सटेंस हो, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस लैक होने का मतलब है कि आपकी कैश फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आएगी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में कोई कैश फ्लो की इफेक्ट नहीं है। अलग से कोई पेमेंट हो रहा है तो वो तो ठीक है कि वो ट्रांजेक्शन करवाने के लिए हो रहा है, ट्रांजेक्शन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपके पास में बन जाता है, लेकिन उससे प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन में कोई कैश पेमेंट वगैरह होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करते, जैसे कि अगर ट्रांजेक्शन में कैश वगैरह का आ जाता है तो वो तो आपके पास में क्या बन गया सर, वो आपके पास में बन गया कमर्शियल सब्सटेंस का पॉइंट, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है ना, वहाँ पे प्रॉफिट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं आपके पास में। लेकिन यहाँ पे केस जो है वो ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं है, ट्रांजेक्शन करवाने के लिए कोई केस पे किया है तो बाकी अलग है बात, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पास में हो जाती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा ना ही लॉस आएगा, सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड करके काम ख़त्म करेंगे। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपके पास में हो जाता है ये पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच ऑन करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास में लेक्चर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपके पास में।